बहुजन नवजागरण और प्रतिरोध के विविध स्वर। बहुजन नायक और नायिकाओं की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर। डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तित्व यूं तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जहां उनकी विद्वता का डंका पूरी दुनिया में बजता है, वहीं अपने देश में वे आज भी सिर्फ और सिर्फ दलितों के नेता कहलाए जाते हैं। उनकी आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा, जहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बतौर टेक्स्ट पढ़ाई जाती है, वहां आज भी भारत में डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स न केवल उपेक्षा का शिकार है, बल्कि उनके साथ छेड़छाड़ भी बदस्तूर जारी है। मैं एक कार सेवक था। भवन मेघवंशी जी की आत्मकथा में उन्होंने इस बात को स्पष्ट तौर पर मेंशन किया था कि आरएसएस में जब उन्होंने शाखा ज्वाइन करी थी, तो शाखा में डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स जिस तरह पढ़ाई जाती हैं, और जब उन्होंने शाखा छोड़ने के बाद डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स को पढ़ा तो उसमें जमीन आसमान का अंतर था। जो शाखा में उन्हें बताया गया एक्चुअल राइटिंग्स में वो कहीं था ही नहीं। तो ऐसे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोग हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कमेंट सेक्शन में डाल देते हैं, तो उनसे सावधान रहने की भी जरूरत है। ये सभी चीजों को हम आज इस लेख में पढ़ेंगे। लेख लंबा है और 4 टॉपिक्स में डिवाइड है। पहले टॉपिक में डॉक्टर अंबेडकर की आत्मकथा, दूसरे में भारतीय संविधान निर्माता, तीसरे में डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, और चौथे में डॉक्टर अंबेडकर की अंतिम यात्रा। तो इसे हम 4 एपिसोड्स में कवर करेंगे। आज पहला एपिसोड है, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 से 6 दिसंबर 1956। पहला टॉपिक है डॉक्टर अंबेडकर की आत्मकथा, और आज के एपिसोड में हम सिर्फ इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से वेटिंग फॉर वीजा में उन्होंने किन किन चीजों को इंक्लूड किया है। यूं तो आप सभी ने पहले इसे पढ़ रखा होगा या सुन रखा होगा। रतन जी ने भी अंबेडकर नामा पर इसमें कई एपिसोड बनाए हैं, उन्हें भी प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, और यदि सुनने की इच्छा हो तो सुन भी सकते हैं। पहला टॉपिक डॉक्टर अंबेडकर की आत्मकथा। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर BR अंबेडकर की बहुत सारी किताबें आज भी भारत में उपेक्षा की शिकार है, भले ही विश्व भर में उन किताबों की ख्याति महान और जरूरी किताब के रूप में हो। ऐसी ही एक किताब उनकी आत्मकथा है। इसको उन्होंने वेटिंग फॉर वीजा नाम से लिखा था। ये वसंत मून द्वारा संपादित डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 12 में संग्रहित है, तो आप उसे वहां से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं जाके, जिसे महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने 1993 में प्रकाशित किया था। इसे पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ने पुस्तिका के रूप में 19 मार्च 1990 में प्रकाशित किया। इसे डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 या 1936 में लिखा था। कोलंबिया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में इसे शामिल करने के लिए और कक्षा में पढ़ाने के लिए बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रोफेसर फ्रांसिस V प्रिटचेट ने इसे भाषाई स्तर पर संपादित किया है। यह आत्मकथा 6 हिस्सों में विभाजित है। पहले हिस्से में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बचपन की एक यात्रा का वर्णन किया है, कैसे यह यात्रा अपमान की भयावह यात्रा बन गई थी। दूसरे हिस्से में उन्होंने विदेश से अध्ययन करके लौटने के बाद बड़ौदा नौकरी करने जाने और ठहरने के लिए कोई जगह न मिलने की अपमानजनक पीड़ा का वर्णन किया है। तीसरे हिस्से में दलितों के गांव में पीड़न की घटनाओं को जानने के लिए जाने के भयावह घटनाक्रम को रखा गया है, और चौथे हिस्से में दौलताबाद के किले को देखने जाने और सार्वजनिक टैंक में पानी पीने के बाद के अपमान का वर्णन किया है। चौथे और 5वें हिस्से में उन्होंने दलित समाज के अन्य लोगों की अपमानजनक कहानी पर केंद्रित किया है। चौथे हिस्से में उन्होंने ये बताया है कि सवर्ण डॉक्टर द्वारा एक दलित महिला का इलाज करने से इनकार करने के कारण उसकी मौत हो जाती है। 5वें हिस्से में उन्होंने एक दलित कर्मचारी के जातिगत उत्पीड़न का वर्णन किया है, जिसका उत्पीड़न इस कदर होता है कि वे नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। और ये सिर्फ उसी समय की बात नहीं है, आज भी ये उत्पीड़न बदस्तूर जारी है नौकरियों में। रतन जी खुद इसके शिकार रहे हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने कभी भी रिजाइन करने के बारे में सोचा भी नहीं। वो एक लड़ाके हैं और लड़ते हैं अपने राइट्स के लिए,
और मुझे लगता है सभी को यही करना चाहिए, अपने हकों के लिए लड़ना चाहिए। यह आत्मकथा मूलतः विदेशी लोगों के लिए विशेष तौर पर लिखी गई है, जो ये समझ ही नहीं पाते कि छुआछूत किस बला का नाम है और इसका परिणाम क्या होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने आत्मकथा की शुरुआत में ही लिखा है कि विदेश में लोगों को छुआछूत के बारे में पता तो है, लेकिन वास्तविक जीवन में इससे साबका न पढ़ने के कारण, साबका माने पाला न पढ़ने के कारण, वे ये नहीं जान सकते कि दरअसल ये प्रथा कितनी दमनकारी है। उनके लिए ये समझ पाना मुश्किल है कि बड़ी संख्या में हिंदुओं के गांव के किनारे कुछ अछूत रहते हैं, हर रोज गांव का मैला उठाते हैं, हिंदुओं के दरवाजे पर भोजन की भीख मांगते हैं, हिंदू बनिए की दुकान से मसाले और तेल खरीदते वक्त कुछ दूरी पर खड़े होते हैं, गांव को हर महीने में अपना मानते हैं और फिर भी गांव के किसी सामान को कभी छूते नहीं या उसे अपनी परछाई से भी दूर रखते हैं। तो कितनी मार्मिक बात यहाँ पर लिखी गई है कि अछूत जो है पूरे गांव को अपना समझते हैं, लेकिन वास्तविकता में उनका अपना कोई नहीं है। पूरा गांव उन्हें अपमानित करता है, दुत्कारता है, बावजूद इसके वो पूरे गांव को अपना मानते हैं। अछूतों के प्रति ऊंची जाति के हिंदुओं के व्यवहार को बताने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है? इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला, सामान्य जानकारी दी जाए और दूसरा, अछूतों के साथ व्यवहार के कुछ मामलों का वर्णन किया जाए। मुझे लगा कि दूसरा तरीका ही ज्यादा कारगर होगा। इन उदाहरणों में कुछ मेरे अपने अनुभव हैं तो कुछ दूसरों के अनुभव। मैं अपने साथ हुई घटनाओं के जिक्र से शुरुआत करता हूं। तो यहां तक डॉक्टर अंबेडकर अब उसके आगे अपने जाति जीवन की घटनाओं को उजागर करते हैं, इसलिए इन सब चीजों को जरा ध्यान से सुनिएगा और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग इसका शिकार जरूर हुए होंगे। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन की शुरुआत से जुड़ी 3 घटनाएं बताते हैं। इस प्रक्रिया में अपने परिवार के इतिहास का भी वे बयान करते हैं। पहली घटना वे 1901 की बताते हैं, जब उनकी उम्र करीब 10 वर्ष की थी, जब वे अपने भाई और बहन के बेटे के साथ सतारा से अपने पिता से मिलने कोरे गांव की यात्रा पर गए थे। अछूत समुदाय के होने के चलते इन बच्चों पर पूरी यात्रा के दौरान दुख और अपमान का कैसा कहर टूटा है, इसका वर्णन उन्होंने अपनी इस आत्मकथा में किया है। उन्होंने इसे बचपन में दुस्वप्न बनी कोरे गांव की यात्रा शीर्षक दिया है। तो इसमें जब आद्या छठी क्लास में थी तो ये आत्मकथा उसे लगी थी सिविक्स की बुक में, और उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा था कि उनके डॉल डील, उनके रंग को देखकर, साफ सुथरा रंग था और डील डॉल भी बहुत मजबूत कदकाठी थी डॉक्टर अंबेडकर की, और उन्होंने कपड़े भी बहुत महंगे पहन रखे थे अपने पिता से मिलने जाने के लिए। तो पहली नजर में कोचवान को लगा कि ये जरूर ब्राह्मण कुल के बच्चे हैं, इसीलिए उसने इन्हें बिठा लिया था। लेकिन रास्ते में बातचीत के दौरान उसे पता चला कि ये तो अछूत हैं। उसने तुरंत उन्हें उतार दिया भरी दोपहरी में बीच सड़क पर या बीच राह पर। तो इन सब बातों का जिक्र उन्होंने किया है इस इंसिडेंस में। दूसरी घटना को उन्होंने पश्चिम से लौटकर आने के बाद बड़ौदा में रहने की जगह नहीं मिली शीर्षक दिया है। उन्होंने लिखा, पश्चिम से मैं 1916 में भारत लौट आया था। मुझे बड़ौदा नौकरी करने के लिए जाना था। यूरोप और अमेरिका में 5 साल के प्रवास के दौरान मेरे भीतर ये भाव ही मिट गया था कि मैं अछूत हूं, और यह कि भारत में अछूत कहीं भी जाता है तो वो खुद अपने और दूसरों के लिए समस्या होता है। बहुत कम शब्दों में गहरे भाव उन्होंने व्यक्त कर दिए हैं हमारे भारतीय समाज के, और यही सारी बातें आज भी बदस्तूर जारी हैं। जब मैं स्टेशन से बाहर आया तो मेरे दिमाग में अब एक ही सवाल हावी था कि मैं कहां जाऊं, मुझे कौन रखेगा। मैं बहुत गहराई तक परेशान था। हिंदू होटल, जिन्हें विशिष्ट कहा जाता है, को मैं पहले ही जानता था। वे मुझे नहीं रखेंगे। वहां रहने का एकमात्र तरीका था कि मैं झूठ बोलूं, जो मुझे स्वीकार्य नहीं था। फिर उन्हें किन किन अपमानों का सामना करना पड़ा और कैसे उनकी जान जाते जाते बची, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ये वो वर्णन था कि जैसे तैसे करके
ये एक पारसी दंपत्ति के लॉज में रुक जाते हैं और वहां पर जब ये रहस्योद्घाटन हो जाता है कि ये ब्राह्मण नहीं अछूत हैं, तो लोग इनको मारने दौड़ पड़ते हैं और कैसे पारसी दंपत्ति जो है वो पीछे के रास्ते से डॉक्टर अंबेडकर को बचकर जाने का में मदद करते हैं। तो ये सारा जिक्र है और इसके ऊपर जो अंबेडकर नामा पे पहले भी मैं कह चुकी हूँ, आप प्ले लिस्ट में चेक करेंगे तो वेटिंग फॉर वीजा के ऊपर बने हुए कई सारे एपिसोड्स आपको रतन जी के मिल जाएंगे। पूरी घटना जाननी हो तो आप वहां जाकर सुन सकते हैं प्ले लिस्ट में। तीसरी घटना का वर्णन उन्होंने 40 गांव में आत्मसम्मान, गंवारपन और गंभीर दुर्घटना शीर्षक से किया है। वे लिखते हैं कि यह बात 1929 की है। बंबई सरकार में दलितों के मुद्दों की जांच करने के लिए एक कमेटी गठित की गई। मैं उस कमेटी का एक सदस्य मनोनीत हुआ। इस कमेटी को हर तालुके में जाकर अत्याचार, अन्याय और अपराध की जांच करनी थी, इसलिए कमेटी को बांट दिया गया। मुझे और दूसरे सदस्य को खानदेश के 2 जिलों में जाने का कार्यभार मिला। इस जांच के सिलसिले में उन्हें कैसे हालात का सामना करना पड़ा और इस इलाके में दलितों की कितनी दयनीय स्थिति थी, इसका विस्तार से वर्णन उन्होंने किया है। चौथी घटना का वर्णन उन्होंने दौलताबाद के किले में पानी को दूषित करना शीर्षक से किया है। वे लिखते हैं कि यह 1934 की बात है। दलित तबके से आने वाले आंदोलन के मेरे कुछ साथियों ने मुझे साथ घूमने चलने को कहा। मैं तैयार हो गया। ये तय हुआ कि हमारी योजना में कम से कम वेरुल की बौद्ध गुफाएं शामिल हों। यह तय किया गया कि पहले मैं नासिक जाऊंगा, वहां पर बाकी लोग मेरे साथ हो लेंगे। वेरुल जाने के बाद हमें औरंगाबाद जाना था। औरंगाबाद हैदराबाद मुस्लिम राज्य का हिस्सा था। यह हैदराबाद के महामहिम निजाम के इलाके में आता था। वे लिखते हैं, औरंगाबाद के रास्ते में हमें पहले दौलताबाद नाम के कस्बे से गुजरना था। यह हैदराबाद राज्य का हिस्सा था। दौलताबाद एक ऐतिहासिक स्थान है और उस समय के यह प्रसिद्ध हिंदू राजा रामदेव राज की राजधानी थी। दौलताबाद का किला प्राचीन ऐतिहासिक इमारत है। ऐसे में कोई भी यात्री उसे देखने का मौका नहीं छोड़ता। इसी तरह हमारी पार्टी के लोगों ने भी अपने कार्यक्रम में किले को देखना भी शामिल कर लिया। दौलताबाद किले में प्यासे अंबेडकर और उनके साथियों ने पानी पी लिया। इसका क्या हश्र हुआ और कैसे जान जाने की नौबत आ गई, इस घटना का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। और ये केवल 1934 की ही घटना नहीं थी। आज तकरीबन 90 साल बाद भी 2022 में भी छोटे से बच्चे, 9 साल के बच्चे इंद्र मेघवाल ने जब मटके से पानी पी लिया तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो इसीलिए इन सारी घटनाओं को सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी के नजरिए से मत देखिए। ये इतिहास से निकलकर वर्तमान तक आ गई हैं ये घटनाएं। छठी और सातवीं घटना अन्य दलित स्त्री पुरुष से जुड़ी हुई है, जिनके शीर्षक इस प्रकार है। डॉक्टर ने समुचित इलाज से मना किया, जिससे युवा स्त्री की मौत हो गई और गाली गलौज और धमकियों के बाद युवा क्लर्क को नौकरी छोड़नी पड़ी। अंबेडकर की आत्मकथा अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। इसके कई हिंदी अनुवाद भी हो चुके हैं। इसमें उन्होंने अपने बचपन से लेकर 1934 से 35 तक के अपने अपमानों का बयान किया है, जो अपमान उन्हें अछूत जाति में पैदा होने के चलते झेलना पड़ा। यह अपमान केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों ने ही नहीं किया। अब ये सबसे अहम बात है, यह अपमान केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों ने ही नहीं किया, पारसियों और ईसाइयों ने भी किया। भारत में मुसलमान, पारसी और क्रिश्चियन भी किस कदर जातिवादी हैं, इसका पता किसी को भी अंबेडकर की आत्मकथा पढ़कर चल सकता है। तो यही सारी बातें, ये तो डॉक्टर अंबेडकर की आत्मकथा की बात हुई। यही सारी बातें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपनी आत्मकथा जूठन में भी रखी हैं कि मुसलमान तगा भी उनके साथ वही बर्ताव करते थे जो हिंदू तगा करते थे। प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्यों अंबेडकर की आत्मकथा उपेक्षा का शिकार रही, अभी भी है, जबकि गांधी की आत्मकथा को करीब हर पढ़ा लिखा भारतीय जानता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर डॉक्टर सिद्धार्थ ने उठाया है। कमेंट सेक्शन में यदि जरूरी समझें तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आगे सुनिए। गांधी की आत्मकथा मेरे सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ अंग्रेजी में, का नाम हर पढ़े लिखे व्यक्ति की जुबान पर होता है। यह आत्मकथा 1929 में प्रकाशित हुई थी। क्या इसका कारण यह है कि गांधी की आत्मकथा कोई महान आत्मकथा है
और अंबेडकर की आत्मकथा उसकी तुलना में दोयम दर्जे की है? मेरे हिसाब से इसका सीधा कारण इस देश का जातीय और वैचारिक पूर्वाग्रह है, जिसके चलते अंग्रेजों के खिलाफ उच्च वर्गों और उच्च जातियों के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाता है और पूरे भारत की मुक्ति के लिए संघर्ष करने वाले अंबेडकर को लंबे समय तक उपेक्षा और अपमान का शिकार रहना पड़ता है। तो बहुत महत्वपूर्ण और बेहतरीन तरीके से दो युग पुरुषों का मूल्यांकन यहाँ पर किया है कि किस तरीके से गांधी को महात्मा और राष्ट्रपिता घोषित कर दिया गया और वहीं डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स और आत्मकथा किस तरह उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया गया। उन्हें सिर्फ अछूतों का नेता बनाकर ही प्रोजेक्ट कर रखा है सालों से, जबकि उन्होंने जो संविधान लिखा और जो उसमें प्रावधान लिखे वो सभी धर्म और सभी वर्ग के लोगों के लिए किए। उसमें लिंग भेद भी उन्होंने नहीं किया। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप लिखकर मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसे लग रहे हैं। क्या ये जानकारी जो इसमें दी जा रही है आपके लिए कुछ ज्ञानवर्धक भी साबित होती है या नहीं? हालांकि कुछ लोग कमेंट्स लिखते भी हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। और अगले एपिसोड में हम जानेंगे भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर के कार्यों को, और साथ ही जो इस कमेटी में शामिल थे उन लोगों का डॉक्टर अंबेडकर के बारे में क्या विचार है। क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को क्यों संविधान निर्माता कहा जाता है, जबकि इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में बहुत सारे लोग शामिल थे। और उन्हीं लोगों के विचार जानेंगे डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, जब वे कहते हैं कि पूरा का पूरा जिम्मा जो है किस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर पर आ गया था संविधान लिखने का। अगला एपिसोड देखना मिस मत कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहिएगा। अंबेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।